चाहे भूमिहार जाति की बात करें, ब्राह्मण जाति की बात करें या पारसी की बात करें, हम शांभवी चौधरी की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्या उन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रामनाथ ठाकुर और शांभवी देखें तो दोनों दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो दोनों को तो मतलब उस दलित कम्युनिटी से नहीं, लेकिन उस हिसाब से दोनों को उस वोट के हिसाब से कैटर करना वो थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है कि रामनाथ ठाकुर हालांकि अति पिछड़ा में आ जाएंगे, लेकिन पिछड़े वर्ग के हिसाब से देखें तो रामनाथ ठाकुर बड़ा चेहरा हो। शांभवी को अगर बनाया गया तो उसमें मुझे हैरानी हुई, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीटें मिलेगी भी नहीं जेडीयू को, और उनको कुशवाहा साधना उनके लिए ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता होगी, अति पिछड़ा वोट बैंक को साधना ज़्यादा बड़ी प्राथमिकता होगी। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें तो जिस भूमिहार नाम को आपने बताया, इसमें कोई दौरा नहीं कि बीजेपी में भूमिहार के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे, नेता के तौर पे गिरिराज सिंह हैं, और ऐसे में लगभग तय माना जा रहा है कि उनका मंत्रिमंडल में जगह मिलना। दूसरी चीज़ कि मंत्री के तौर पे उनके परफॉर्मेंस को लेकर भी बताया जाता है कि बीजेपी का टॉप लीडर से बहुत खुश रहता है, तो वो एक नाम तय है। राजपूत कम्युनिटी से किसको बनाया जाता है वो देखना वाकई बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये दोनों ही मजबूत नाम है। हालांकि तीसरे सांसद भी हैं जनार्दन सिग्रीवाल, लेकिन जो टक्कर होगी उसमें राधा मोहन सिंह और राजीव प्रताप रूडी, इन दो नामों में जोरदार टक्कर हो सकती है कि किसे राजपूत कम्युनिटी से जगह दिया जा रहा है। मीनाक्षी, लेकिन कुछ बयान जो हैं वो थोड़े से हैरान भी कर रहे हैं। मैं जितिन राम मांझी का एक बयान पढ़ रही थी जो कल ही उन्होंने कहीं पे दिया। उन्होंने कहा कि हमें केवल नरेंद्र मोदी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आखिर वो क्या इशारा करना चाह रहे हैं, क्या उनके बैक ऑफ माइंड चल रहा है? देखिए, जितिन राम मांझी इस तरह के बयान देते रहते हैं हमेशा, और जिस तरह का सवाल उनसे पूछा जाता है, कभी किसी संदर्भ में पूछा जाता है, फिर जवाब कुछ और होता है, फिर बाद में उस तरह की चीज़ों कहते हैं। उनके इस बयान को निश्चित तौर पे बाद में वो ये बताते हुए मिले कि भाई पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी को आप ताकत दीजिए, ऐसा ना हो कि सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये आगे भी चलती रहेंगी, और समझा जा सकता है कि जितिन राम मांझी ने अपनी उपयोगिता अपने कास्ट के साथ साथ अपने बयानों के आधार पर बनाया है। और बिहार में हमने देखा है कि कैसे समय समय पर उनके बयान इस रूप में आते हैं, जब उनकी कोई महत्वाकांक्षा सामने आती है तो फिर बयानों के मार्फत एक इंडिकेशन देते हैं कि मुझ तक रीच आउट किया जाए। और समझा जा सकता है कि अभी क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन होना है तो संभव है कि उस तरह से भी उन्होंने अपनी याद दिलाई हो। हालांकि ये माना जा रहा है कि उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये ज़रूर है कि क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब ऐसे में एमओएस से तो वो संतुष्ट होंगे नहीं। क्या कैबिनेट में जगह मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी देवेंद्र, आप रहे हैं हमारे साथ। कुछ और नामों की हम चर्चा कर लेते हैं। नित्यानंद राय को मोदी कैबिनेट में फिर जगह मिल सकती है। वो उजियारपुर से चुनाव जीते हैं, पिछले कैबिनेट में वो गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, यादव कम्युनिटी से आते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये नाम आगे किया जाता है तो इसका असर सिर्फ बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा, और इसकी जरूरत बीजेपी को कितनी है ये हाल के 24 के नतीजों से ही आप समझ सकते हैं। तो नित्यानंद राय एक बार फिर से इन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी संभावनाएं नजर आ रही है। संजय जायसवाल की बात कर लें, वैश्य समाज से आते हैं, पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश के भी लिहाज से देखिएगा तो वैश्य समाज के अंदर बहुत मामूली बिखराव दिखाई दिया है। ये मूलतः पूरी तरह से जाति इंटैक्ट बीजेपी के साथ दिखाई दी है। ऐसे में संजय जायसवाल वैश्य समाज से आने वाले पश्चिमी चंपारण से बीजेपी सांसद, इन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, ऐसी संभावना है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, महाराजगंज से जीत की हैट्रिक लगाई है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं, विवादों में नहीं रहे हैं, और एक छोटा सा विवाद कैसे पूरी पार्टी पर भारी पड़ जाता है ये भी इस चुनाव में हमने देखा। जो संविधान बदलने वाली बात कही गई वो बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। नीतीश चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, कुछ और नामों की हमने चर्चा की है, बड़ा सवाल यही है कि अगर अगड़ी जाति की बात करें तो कितने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं? देखिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों तरफ से जाहिर है जो सवर्ण जाति के उम्मीदवार हैं उनको जगह मिलेगी, ये तय माना जा रहा है। और चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव बेहद करीब है और जो एनडीए का जो कहें कोर वोट बैंक है, खासतौर से जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सवर्ण एक काफ़ी अहम उसकी भूमिका है, और इस चुनाव में भी आप देखें तो सवर्णों की एक बड़ी भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से वो जगह मिलेगी। जेडीयू से ललन सिंह का नाम सबसे तय माना जा रहा है, करीब करीब तय माना जा रहा है, चूँकि बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव है, संसदीय दल के नेता रह चुके हैं
और पिछले बार चूंकि इसी बात को लेकर उनका एक तरह से कहें कि पार्टी से नाराजगी हो गई थी आरसीपी सिंह को जब यहाँ मंत्री बना दिया गया था, और माना जाता है कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में गए तो उसके पीछे की वजह लल्लन सिंह की यही नाराजगी थी। तो शायद अब पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी इस तरह का कोई खतरा नहीं लेना चाहेगी, और जबकि सबको मालूम है कि जो आंकड़ों का गणित है वो बहुत ही कम फासले का है, तो ऐसे में ललन सिंह का जो नाम है तो वो नीतीश, लगभग मेरा तय तो अगला माना जा रहा सवाल है।